नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल जनसभा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। थोड़ी देर में देहरादून और हरिद्वार की जनता को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। हरिद्वार के सभी विधानसभाओं में लगाए गए हैं बड़े बड़े स्क्रीन। 8 फरवरी को नैनीताल, 9 को टिहरी, 10 को अल्मोड़ा और 11 को पौड़ी में वर्चुअल सभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर वर्चुअल संबोधन करने वाले हैं और हरिद्वार और देहरादून में बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता सुन सके। और इसके साथ ही हरिद्वार और देहरादून के मतदाताओं से संवाद भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 फरवरी को नैनीताल, 9 को टिहरी की जनता को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में देहरादून और हरिद्वार की जनता को पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। हरिद्वार के सभी विधानसभाओं में बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। संवाददाता रोहित विक्रम सिंह और संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के प्रति जो प्रधानमंत्री का लगाव है, जो प्यार है, वो समय समय पर उन्होंने दिखाया है और इसके साथ ही आने वाले दिनों में क्या कार्यक्रम होंगे प्रधानमंत्री के, वो भी सामने आ चुके हैं। और किस किस तारीख को कहा कि जनता से प्रधानमंत्री रूबरू होने वाले हैं वर्चुअली। ये देखिए चारुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आध्यात्मिक जीवन है काफ़ी वर्षों तक उत्तराखंड में वो बीता है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री समय समय पर उत्तराखंड आते रहे हैं। चाहे हम केदारनाथ धाम की बात करें या फिर 4 दिसंबर को जो एक विशाल जनसभा देहरादून में होती है और 30 दिसंबर को कुमाऊं में, हल्द्वानी में विशाल जनसभा होती है। चूँकि कोविड के नियमों का पालन करना है, इसलिए वर्चुअल माध्यम से अब जुड़ने का प्रयास हो रहा है। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री को वर्चुअल माध्यम से उत्तराखंड की जनता से जुड़ना था, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी और डिजिटल माध्यम से जुड़ना था, लेकिन मौसम ख़राब होने के चलते ये व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं हो पाई। और आज कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरिद्वार जनपद की सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों की जनता से रूबरू होंगे। कुछ एक विधानसभा जो देहरादून की है वहाँ पर भी, जो हरिद्वार के निकट है वहाँ पर भी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से और डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री का संबोधन विधानसभा क्षेत्रों की जनता को सुनाया जाएगा। और उसके बाद जो आगामी कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो कल 8 तारीख यानी कि नैनीताल संसदीय सीट की सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली होगी और 9 तारीख को टिहरी में, टिहरी संसदीय सीट पर जो सभी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से जनता से जुड़ेंगे। 9 तारीख को अल्मोड़ा में, माफ़ कीजिएगा, 10 तारीख को अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री की वर्चुअल जनसभा और वर्चुअल रैली होगी और 11 तारीख को देहरादून की सभी विधानसभाओं में प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से जनता से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही अनऑफिशियल तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने न्यूज़ इंडिया से बातचीत में ये बताया है कि इधर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिजिकल दौरे को लेकर भी, कि ताकि वो उत्तराखंड आएँ और एक जनसभा और एक रैली करें, इसको लेकर एक निवेदन पत्र भेजा गया है। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 या 10 तारीख में उत्तराखंड आ सकते हैं और फिजिकल माध्यम से एक रैली को संबोधित कर सकते हैं और उत्तराखंड में किसी एक जिले में बिल्कुल रोहित, देखिए जब प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं उत्तराखंड तो उत्तराखंड की जनता पर भी इसका एक अलग ही असर होता है। हमारे साथ संजय पुंडीर भी बने हुए हैं। संजय, आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह का उत्साह वहां पर मतदाताओं में आप देख पा रहे हैं, जनता में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मतदाता हैं उनसे प्रधानमंत्री संवाद भी करने वाले हैं। आप कहाँ पर खड़े हैं, वहां पर क्या माहौल है, कुछ बताइए। बिल्कुल चारुल, जैसे जैसे चुनाव में अब महज कुछ ही समय शेष रह गया है, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं अपनी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। इस वक्त हम ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद, आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो नेता है वो यहाँ मोदी जी को सुनने के लिए बेताब है और कुछ ही देर में मोदी जी वर्चुअल माध्यम से जनता से जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो यहाँ की आवाम है, यहाँ की जनता है, वो कहीं ना कहीं मोदी जी को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग लाइन लगाकर बैठे हैं और बेसब्री से सुबह से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी कब आए और कब हमारे से रूबरू हो। हालांकि हमारे साथ यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी
आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या तैयारी है मोदी जी को सुनने के? देखिए, मोदी जी को सुनने के लिए अपार जनसमूह आज विधानसभा ज्वालापुर के अंदर 4 स्थानों पर इकट्ठा हुआ है। हमारा वर्चुअल रैली में आज हैदराबाद के अंदर एक समूह बैठा है, एक बुग्गावाला के अंदर एक बैठा है, एक इब्राहिमपुर मसाई के अंदर बैठा है, एक सुभाषगढ़ के अंदर 4 स्थानों पर बड़ी रैली हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आतुर हैं और निश्चित रूप से ये नया संदेश लेकर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने पर लोगों को और आग्रह करेंगे। बहुत लगाव है मोदी जी का उत्तराखंड से, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से उनका लगाव है, तभी तो आज हमारा केदारनाथ और बद्रीनाथ और चारों जो हमारे तीर्थ हैं उनको उन्होंने विकसित करने का काम किया, उत्तराखंड को विकसित करने का काम किया। यहाँ की जनता उनको अपार स्नेह करती है, प्यार करती है और उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें भी करती है। कितना फायदा होने वाला है इस बार? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही फायदा है। जिनको नुकसान होगा वो परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के तो नरेंद्र मोदी जी फायदा करने के लिए आज हमारा वर्चुअल रैली का संबोधन कर रहे हैं। निश्चित रूप से 60 से ऊपर जाएंगे। 57 थी, मेरे ख्याल से 4-5 सीटें बढ़ेंगी तो 61-62 हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ ज्वालापुर विधानसभा से प्रत्याशित है। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 60 पार वो हासिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जनता है यहाँ बिल्कुल की संजय, आवाम है। बीजेपी बहुत अच्छी तरह जानती है कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड जाएंगे और वहां की जनता से रूबरू होंगे, उनसे संवाद करेंगे, तो इसका कितना असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। जेपी नड्डा ने बागेश्वर में चुनाव प्रचार किया और उस चुनाव प्रचार से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। देहरादून में भी जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगे, साथ ही डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे जेपी नड्डा। तो लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। आज बागेश्वर दौरे का, उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है और आज बागेश्वर पहुंचे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। उत्तराखंड में 2,48,000 गांव में बिजली पहुंचाई, घरों में बिजली पहुंचाई। उत्तराखंड में 2,48,000। पहले क्या होता था, जेई अपना हक समझता था। जेई मतलब जूनियर इंजीनियर, उसको हम लोग एई भी बोलते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर। एहसान मारता था, बिजली दे देंगे, बिजली दे देंगे, तार है तेरे पास। गांव के लोगों को बोलते थे कि नहीं बोलते थे? फिर बोलते थे अच्छा 200 मीटर तार लगेगा, 100 मीटर तू खरीद, 100 मीटर मैं सरकार की ओर से दूंगा। जैसे अगर सरकार की ओर से दे रहा है तो बड़ा एहसान कर रहा है। आज सौभाग्य योजना आने के बाद मोदी जी ने कहा तार भी मेरा, खंभा भी मेरा, बिजली तुम्हारी, घर तुम्हारा, तुम्हारे घर में बिजली पहुंचाना हमारा काम है। संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, जेपी नड्डा लगातार उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री भी वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने पूरी तरह से कमान संभाली हुई है फिलहाल। जी बिल्कुल चारुल, अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शेड्यूल की बात करें तो कल ही बीते रोज ही वो सुबह 11 बजे उत्तराखंड पहुंच चुके थे। उत्तराखंड में 3 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और जनसभा को संबोधित किया। शाम को उन्होंने रात्रि विश्राम जो है देहरादून के एक निजी होटल में किया। आज सुबह 11 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बागेश्वर में चंदन राम दास, जो बागेश्वर से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में जनता से डोर टू डोर कैंपेन की और एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद पिथौरागढ़ पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस समय वो पिथौरागढ़ में मौजूद हैं और वहां पर उत्तराखंड के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं दिवंगत प्रकाश पंत, उनकी पत्नी को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पिथौरागढ़ से प्रत्याशी बनाया है। उनके पक्ष में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं इस समय और एक जनसभा को भी थोड़ी देर में संबोधित करेंगे और उसके बाद चॉपर्स के माध्यम से देहरादून पहुंचेंगे और देहरादून की कैंट विधानसभा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर मोस्ट विधायक रह चुके हैं हरबंश कपूर, जो जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है, उनकी पत्नी को सविता कपूर को बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी से कैंट विधानसभा से
अधिकृत प्रत्याशी बनाया है उनके पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बने। उत्तराखंड में 60+ का जो नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसको साकार करने के लिए जनता को केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। ये सरकारें अगर अस्तित्व में आती हैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में तो क्या कुछ विजन होगा बीजेपी का और डबल इंजन के माध्यम से प्रदेश का किस तरह से और विकास किया जाएगा। इन तमाम बिंदुओं को, तमाम विकास कार्यों को, तमाम आंकड़ों को जनता के समक्ष आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा रखेंगे। देखिए, दावे और वादे तो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, लेकिन इन दावों से, इन वादों से जनता कितनी संतुष्ट होती है और वोट किस तरह से देती है, इस पर फिलहाल जरूर सभी की निगाह रहेगी। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार में रोड शो किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं। जनसभा को भी सीएम धामी ने संबोधित किया है। लक्सर में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का लक्सर में भी कार्यक्रम रखा गया है। कोटद्वार में भी उन्होंने रोड शो किया है। सीएम धामी ने प्रत्याशियों के लिए वोट अपील भी की। राजनीतिक और जनसभा में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूं और जिस प्रकार से मैंने आप सब लोगों का सैलाब देखा है और जो जोश देखा है मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बार आप लोग यहां से भारी बहुमत से यहां से कमल खिलाने वाले हैं और भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं। नीतू जी को भारी बहुमत से यहां से जिताकर यहां के सारे कामों को पूरा करवाने वाले हैं। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, देखिए, अगर कहा जाए तो जनसभाएं भी हो रही हैं, डोर टू डोर प्रचार भी हो रहा है, चुनावी कैंपेन भी हो रहे हैं, रोड शो भी हो रहे हैं और खराब मौसम में भी ये चुनाव प्रचार इसी तरह से जारी है। यानी कोई भी राजनीतिक पार्टी इस वक्त किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। हर तरीके से, हर माध्यम से जनता से जुड़ना चाह रही है और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट अपील कर रही है। बिल्कुल चारुल, अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कैंपेन के मामले में अन्य दलों से बेहद आगे है, क्योंकि उनका जो चुनावी कैंपेन है, चाहे वो जो शहीद सम्मान यात्रा के जरिए हो, चाहे विजय संकल्प यात्रा के जरिए हो, जो कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दोनों ही मंडलों में निकाली गई और पिछले 3 महीने से बीजेपी सक्रिय रही है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर अब चुनाव आयोग ने डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से प्रचार प्रसार को अनुमति दी है। डोर टू डोर कैंपेन में 10 लोगों से अधिक प्रत्याशी के साथ कोई जन नहीं हो सकते, इसको भी थोड़ा रियायत दिया है, क्योंकि पहले 5 लोगों की अनुमति थी। हालांकि अब जो चुनावी जनसभाएं हैं, छोटी छोटी जनसभाएं हैं, उनको भी चुनाव आयोग ने परमिशन दी है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देहरादून में भारतीय जनता पार्टी का, राजधानी देहरादून में एक बड़ा भव्य वर्चुअल स्टूडियो तैयार है, जहाँ पर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के तो तमाम वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जैसे तमाम नेताओं की जो वर्चुअल जनसभाएं, करीब 1-1 दर्जन वर्चुअल जनसभाएं रोज हो रही हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री भी जब देहरादून पहुंचते हैं तो वर्चुअल माध्यम से जनता से जुड़ते हैं। करीब 3 से 4 जनसभाएं उनकी वर्चुअली तौर पर होती हैं और जब डोर टू डोर कैंपेन के लिए मुख्यमंत्री निकलते हैं, हालांकि 3 और 4 तारीख को हमने बताया कि जेपी नड्डा और पीएम मोदी आने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते वो नहीं आ पाए। उन लोगों की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा बीड़ा संभाला और डोर टू डोर कैंपेन खराब मौसम में भी किया। और देखिए, यही भरोसा है मुख्यमंत्री पर, जिसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर से उनके चेहरे पर दांव चला है। सीधा चलते हैं हरिद्वार, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त बोल रहे हैं। ऋषिकेश में चलने वाला एम्स हो या हमारे दूसरे वहां पर दूसरा एम्स उधम सिंह नगर में जो इसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। और एक तरफ आज इस चुनाव में जो चुनाव आ रहा है भाइयों बहनों, उस चुनाव में एक तरफ काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने देश की सत्ता पर 60 वर्षों तक शासन किया है और 60 वर्षों तक शासन करने के बाद केवल देश को गरीबी देने का काम किया है,
हमेशा तुष्टीकरण की बात की है, हमेशा भेदभाव की बात की है, हमेशा गरीबों को दबाने की बात की है, कुचलने की बात की है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान के अंदर हर क्षेत्र में ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है जो गरीबों के लिए बनाई जा रही हैं, आम आदमी के लिए बनाई जा रही है, सामान्य आदमी के लिए बनाई जा रही हैं। एक तरफ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सब काम हो रहे हैं और दूसरी तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया है, आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनके परिवार के लोगों ने इस देश के अंदर 55 वर्षों तक और 60 वर्षों तक शासन किया है। आज मोदी जी जिस प्रकार की कार्य संस्कृति और कार्य व्यवहार इस देश के अंदर लाए हैं, जो कर्म नहीं करते थे भाइयों बहनों, वो भी कर्म करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जो धर्म की बात नहीं करते थे, जो धर्म की बात नहीं करते थे, आज वो भी टीका चंदन लगाने के लिए और गंगा आरती करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हूं, मैं कभी नहीं बोलता हूं, लेकिन भाइयों बहनों, एक तरफ जहां मोदी जी के नेतृत्व में आज प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो, अस्पताल खुल रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, बड़े बड़े स्टेशन बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े रेलें चल रही है, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, देश का विकास द्रुत गति से तेज गति से हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी का यहाँ पर घोषणा पत्र जारी होता है और घोषणा पत्र जब वो जारी करते हैं तो घोषणा पत्र में वो किस बात को कहते हैं? वो कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। भाइयों आप सोचिए, आप उत्तराखंड की जनता जो देवभूमि है हमारी, मां गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है। मैं कहना चाहता हूं कि आपका एक एक वोट आने वाली 14 फरवरी को इनके जो गहरे ये नापाक इरादे हैं, ये खराब इरादे हैं, उत्तराखंड को गर्त में ले जाने वाले इरादे हैं, देवभूमि को कलुषित करने वाले इरादे हैं, आपका एक एक वोट इन पर गहरी चोट करेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि 14 फरवरी के दिन आप सब लोगों ने कमल के फूल वाला बटन दबाना है। सभी नातेदारों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को प्रातःकाल से ही उन सबसे निवेदन आज से ही करना है। 14 फरवरी का दिन ज्यादा दूर नहीं है। ऐसी सरकार बनानी है भाइयों बहनों जो डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार के साथ चले, और एक छोटा इंजन यहां से भी भेजना है। सारे इंजन मिलकर जैसे पिछले 5 सालों में काम हुआ है, 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई है, वो सारी योजनाएं आगे बढ़ेंगी। हमारा ये पूरा लक्सर क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हमारा ये हरिद्वार क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, हमारा भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। मैं यही आप सबसे निवेदन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए, 3 जगह पर भी इसी प्रकार की रैलियां हमारी हो रही हैं, सुल्तानपुर, मिक्कापुर, निरंजनपुर, और सभी लोग प्रधानमंत्री जी को पूरे 56 स्थानों पर हम सब लोग ऐसे सुन रहे हैं। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि हम सबको अपना संबोधन दें, अपना आशीष वचन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार खड़े होकर हाथ जोड़ता हूं, एक बार खड़े होकर माननीय मोदी जी और धामी का अभिवादन करें तालियों के साथ। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हाथ जोड़ता हूं आप सबसे, ताली बजाकर धन्यवाद। माननीय उत्तराखंड के विकास अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, भाजपा के मेरे सभी कार्यकर्ता साथी और इस देवभूमि के लाखों मतदाता भाई और बहनों, हरिद्वार की पवित्र धरती पर आध्यात्मिक तपस्या सिंह धामी को आप सुन रहे थे वर्चुअल रैली के जरिए, और यहाँ पर विजय संकल्प सभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोल रहे थे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो यहाँ पर हरिद्वार और देहरादून में जो मतदाता हैं उनसे संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे भूतपूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी
जो हमारी उत्तराखंड का धरती का गौरव, आज मैं बिपिन रावत जी को नमन करता हूं। मैं हर उस वीर को नमन करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड की धरती से प्रेरणा लेकर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। भाई और बहनों, आज हरिद्वार के जन जन में जो जोश है, भाजपा को लेकर जो भरोसा है, उससे साफ है कि उत्तराखंड का आशीर्वाद पूरी तरह से भाजपा के साथ है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की डबल इंजन सरकार एक बार फिर तय है। उत्तराखंड की पारखी जनता भली भांति जानती है कि ये चुनाव उत्तराखंड राज्य का सपना पूरा करने वाले और उत्तराखंड के निर्माण को छल साजिश से रोकने वालों के बीच में है। एक और भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपनी सरकार में आने के तुरंत बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य बनाया। दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड के निर्माण को रोकने के लिए हर संभव षड्यंत्र किया, जितने हो सकते थे रोड़े अटकाए। तो आप मुझे बताइए, जो लोग उत्तराखंड को राज्य के रूप में देखना ही नहीं चाहते थे, वो उत्तराखंड का विकास होते देखना चाहेंगे क्या? जो लोग उत्तराखंड के सपनों को इसलिए मारना चाहते थे ताकि उनकी विरासत चलती रहे, वो अब आपके संसाधनों की लूट बंद कर देंगे क्या? उनके कारनामे बंद करेंगे क्या? क्या वो कभी सुधरे हैं क्या? आप जानते हैं कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि उत्तराखंड हमारे आपके लिए तो देवभूमि है, लेकिन ये लोग उत्तराखंड को अपनी तिजोरी समझते हैं, अपना एटीएम समझते हैं। ईश्वर ने जो प्राकृतिक संपदा इसे दी है, जो संसाधन दिए हैं, उन्हें ये लोग लूटते रहना चाहते हैं, अपनी जेबें भरते रहना चाहते हैं। यही उनकी मानसिकता है। लेकिन देवभूमि की देव्य तुल्य जनता ने ये तय कर लिया है कि अब इन्हें मौका नहीं मिलने वाला है। ये पुण्य प्रदेश अब इन्हें भ्रष्टाचार का पाप नहीं करने देगा। साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ अच्छा नहीं करना चाहते, और कोई दूसरा अच्छा काम कर दे तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस पार्टी का यही रवैया रहा है। इनकी इच्छा के खिलाफ उत्तराखंड बन गया तो ये आज तक उससे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इन्होंने उत्तराखंड को पीछे धकेलने के लिए देश की सुरक्षा तक को
ताक पर रखने में संकोच नहीं किया। ये राज्य हमारा गौरव है। यहाँ के गांव दूसरे देश की सीमा से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ का विकास इस तरह से। और शुरुआत उन्होंने जो की वो जनरल बिपिन रावत को नमन करते हुए, और साथ ही उत्तराखंड में कहा जाता है कि हर घर में एक व्यक्ति जरूर सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है, तो इसके साथ ही सैनिकों को भी उन्होंने नमन किया। उत्तराखंड जिसे खुद कहा जाता है कि सैनिकों की भूमि है, सेना की भूमि है, इसमें शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो की गई वो जनरल बिपिन रावत को नमन करते हुए ही की गई है। और इसके साथ ही हर व्यक्ति के लिए उन्होंने अभिनंदन दिया है जो उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। और इसके साथ ही आगे की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड को फायदा हुआ। सीमावर्ती गांवों में संसाधन और सुविधाएं बढ़ाई जाएगी ताकि वहां पर्यटन भी बढ़े। साथियों, जिस पार्टी की स्ट्रेटेजी विकास न हो, इसी सोच वाली हो, वो अब लाख वायदे कर लें, अगर सत्ता मिल गई तो क्या करेंगे ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, उत्तराखंड ज्यादा जानता है। इन्होंने पाप किया है उत्तराखंड के सपनों का गला घोंटने का। इन्होंने पाप किया है विकास की दौड़ में उत्तराखंड को दशकों पीछे धकेलने का। इन्होंने अक्षम्य पाप किया है देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने का। मैं जानता हूं उत्तराखंड इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए आने वाली 14 फरवरी को कांग्रेस के गुनाहों को याद करते हुए ही भारतीय जनता पार्टी के कमल के लिए मतदान करना है।